बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम लोगों को प्रोग्राम मुकाबिल में हम खुश आमदेद कहते हैं। 8 साल का अरसा गुजर गया और 8 साल के बाद बिल आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ममनुआ फंडिंग केस का फैसला कल सुबह यानी मंगल के रोज़ 10 बजे सुनाया जाएगा। इस क्या फैसला मुतवक्के है और इसके साथ साथ इमरान खान साहब का कितना मुस्तकबिल इस फैसले से जुड़ा है या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से भी बात करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तनाज़ा है कि तूल पकड़ता चला जा रहा है, अखलाकी पोजीशन क्या है और ऐसी सूरत हाल में आम इंतखाबात के हवाले से भी हारून साहब का तज्जिया लेंगे। चौधरी शुजात साहब ने भी आज बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि किसी को मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराया जा सकता, सिर्फ खराबी की जिम्मेदार खुद ये सियासतदान है। पाकिस्तान के अंदर उन्होंने कहा कि सच बोलना एक गुनाह बनता जा रहा है। मगर तारिक बशीर चीमा साहब ने दबे अल्फाज में एक धमकी भी दी और ये कहा कि जो लोग भी पेंडोरा बॉक्स खोलने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करें ऐसा ना हो, क्योंकि इन्हीं लोगों को सबसे ज़्यादा तकलीफ होगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर हारून साहब से बात करेंगे। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ रियासत पाकिस्तान के मुज़ाकरात के ऊपर बात होगी। इम्कानात क्या हैं और ऐसे कौन से मुतालिबात हैं जिन पर रियासत पाकिस्तान पीछे हटने को तैयार नहीं है और ख़ुद तालिबान भी इन मुतालिबात से पीछे हटने को तैयार नहीं। इसके मुस्तकबिल पर बात होगी। सैलाब की नाकाबिले बयान तबाहकारियाँ हैं, सूरत हाल इस नहज पर पहुंची क्या और अब मज़ीद क्या हो सकता है, ये भी जानेंगे। हारून साहब, सबसे पहले तो फाइनली कहा जा रहा है कि शायद मौजूदा हुकूमत का भी कुछ दबाव था, इलेक्शन कमीशन के ऊपर बार बार कहा जा रहा था कि ममनुआ फंडिंग केस का फैसला सुनाया जाए। फाइनली ये फैसला कल आ रहा है सामने, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किस किस्म का फैसला होगा? ज़्यादातर लोगों का ख्याल ये है जो कानून को समझते हैं और इलेक्शन कमीशन के किरदार को और उस मामले की नौइयत को, जो जिन्होंने इसका मुताला किया है कि ये बाहर से पैसे जो समंदर पार पाकिस्तानियों ने भेजे उसकी नौइयत क्या है, उनका ख्याल ये है कि जुर्माना हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। और जुर्माना हो जाए तो अदा कर देंगे। बहरहाल और पार्टी के लिए फंडिंग की तो कोई कमी नहीं है, पीटीआई के लिए उनके लिए कोई संगीन मसला नहीं है। उसको प्रोपेगेंडा के लिए ज़रूर इस्तेमाल किया जाएगा कि ये साबित हो गया और वो साबित हो गया। वो बेकायदगियाँ तो सारी सियासी जमातों, एक आध के सिवा सारी सियासी जमातों के उसमें हैं। वो उन पे तो उसामा बिन लादेन से पैसे लेने का इल्ज़ाम है और वो मैंने ही खबर सबसे पहले दी थी और किसी ने उसकी कभी तरदीद नहीं की और तरदीद कर नहीं सकते थे क्योंकि गवाह जिंदा सलामत मौजूद थे। अब तो उनमें से कुछ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अब भी लोग मौजूद हैं। और अरब ममालिक से फंडिंग है, वो तो नून लीग को पैसे लेती रही है और ये इनका भी रिकॉर्ड पे है, पीपल्स पार्टी का भी रिकॉर्ड पे है, अरबों से खतूत मौजूद हैं, रिकॉर्ड पे हैं चीज़ें। बहरहाल वो ये मेरा ख्याल है ये नहीं है मसला कोई। और फिर ये कि इलेक्शन कमीशन का फैसला क्या, चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद मुतनाज़ा हैं, अदालत में चला जाएगा मेरा ख्याल है मामला। वो जो भी फैसला आया अदालत में तो कोई ना कोई फरीक जाएगा ज़रूर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मेरा ख्याल है और फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो पाबंदी कभी पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टियों पे पाबंदी लगी है, बचकाना बात है। किसी एक फिर कोई फरीक जज थोड़ी होता है, दो फरीक हैं तो वो उनमें से किसी को फैसला करने का हक तो नहीं है, हतमी राय तो अदालत की होती है। तो ये इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तो वैसे मुस्तफ़ी हो जाने चाहिए। ये नहीं कोई 70% से ज़्यादा आबादी की नुमाइंदगी करने वाली 2 असम्बली उनके खिलाफ करारदाद मंजूर कर चुके हैं। जब आदमी इतना मुतनाज़ा हो जाए, डस्का में तो बेकायदगी की थी पीटीआई ने, तो उन्होंने कैसे सख्त इक़दाम किया था। और कमाल है कि वो इस्तीफ़े मंजूर हो गए, डिप्टी स्पीकर ने इस्तीफ़े मंजूर कर लिए जी। और वो तो कोई उन्होंने उसको तस्लीम नहीं किया इलेक्शन कमीशन ने। और ये बिल्कुल सरी एक खिलाफ वर्जी कहना चाहिए इसको, एक अजीब बात है कि 11 आदमियों के, और वो 11 आदमी कौन से जो उनकी मर्जी है, जो अपोजिशन को सूट करता है, हुकूमत को सूट करता है, 13 जमाती इत्तेहाद को जो उन्हें सूट करता है, उन्होंने वो इस्तीफे मंजूर कर लिए। भाई वो एक फरीक हैं जो मौजूदा स्पीकर हैं, वो बहुत ही खुद मुतनाज़ा आदमी हैं, उनका माजी ऐसा नहीं है जिस पर रश्क कर सकें वो। तो ये इलेक्शन कमीशन का अजीब व गरीब मामला है। इन हालात में तो ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन तो कभी मुतनाज़ा होता ही नहीं है और इस सतह पे कभी आता ही नहीं है, तो उन्हें मुस्तफ़ी होना चाहिए और मुस्तफ़ी में होंगे ही। ज़ाहिर है एजिटेशन शुरू हो जाएगा, बहुत नुकसान होगा और ख़राबी पहले से मौजूद कशीदगी में और कशीदगी पैदा होगी, तो फिर वो मुस्तफ़ी हो जाएंगे। खुदा जाने क्या वो सोचते हैं, क्यों बैठे हुए हैं और कौन उनको सहारा देता है।
सही है। अगर फैसले की नौयत को हारून साहब थोड़ा सख्त तस्वुर किया जाए, क्या यह मुमकिन है कि इमरान खान साहब के ऊपर पाबंदी लग जाए? नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। लगेगी भी तो फैसले को मानेगा कौन? मुल्क में हंगामे शुरू हो जाएंगे, और ऐसे हंगामे होंगे वो तो देखिए 30-40 लाख आदमी फ़ौरन ही बाहर निकल आते हैं, और इस पे तो बहुत ज़्यादा निकल आएंगे। और इस तरह के वाक़यात का मुल्क मुतहम्मल नहीं हो सकता। पहले सैलाब हैं, मईशत तबाह हो रही है, रुपए की कदर हर रोज़ गिरती जाती है। आज खुदा खुदा करके कुछ बेहतरी हुई है। अंदाज़ा यह है कि अगस्त के पहले हफ्ते के आखिर में वो हो जाएगा IMF से, तो फिर ठीक होनी शुरू हो जाएगी सूरत हाल रुपए की। तो इस वक्त मुल्क इसका मुतहम्मल तो नहीं हो सकता, और इस वक्त ऐलान करना क्या ज़रूरी था जी? भाई इतना अरसा रोके रखा तो चंद दिन और ठहर जाएं। 8 साल आपने फैसला नहीं किया। जो फैसला करना था पहले करते। उस वक्त जो है वो हुकूमत में थे तो उनसे भी घबराते थे, दूसरों से भी घबराते थे। जजों का ये काम नहीं होता, ये एक तरह के जज ही हैं, जजों का ये काम नहीं होता कि ये देखें पॉलिटिकल कंसिडरेशन को, इस तरह की फलां खुश हो गए फलां नाराज़ होगा। सिर्फ हालात को देखना होता है थोड़ा सा, लेकिन असल में तो कानून को देखना होता है। सही है। यानी कि आपका मतलब है दबाव का नतीजा है, सियासी जमातों में है, दबाव का नतीजा ये फैसला जाहिर है, इसमें कोई शुबा है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का जो रवैया है वो सब देख ही रहे हैं कैसा है, उसमें क्या इबाम है। सही। आपको याद होगा अरुण साहब कि हम हमेशा से ये बात करते रहे, और आज मैं फवाद चौधरी साहब को भी सुन रही थी, वो यही बात कर रहे थे कि ठीक है शौक से तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट या जो भी फैसला उनके लिए आपने लिखा है वो कल सुनाएं, मगर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और नून लीग भी उस केस के अंदर शामिल है, इन लोगों का भी फैसला साथ आना चाहिए। अब उनके केस बाद में शुरू हुए थे, लेकिन जैसी सूरत हाल है शुकूक व शुबहात की, और एतबार उन पर रहा नहीं है बाद लोगों को, या कम अज़ कम ये वो जायज़ है उनका अदम एतमाद या नाजायज़ है। लेकिन जब कोई जज है उसको फरीक समझ लिया जाए तो उसे ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। तो बेहतर यही होता कि तीनों पार्टियों के बारे में एक साथ ही सुना दिया जाता। सही है, ठीक है। अब मेरा ख्याल है वो इसको मुलतवी रखेंगे पीपल्स पार्टी और नून लीग का। बेकायदगियाँ उनमें तो बहुत हैं। आपको बताया ना, उसामा बिन लादेन से पैसे लिए, एक अरब मुल्क से पैसे लेते रहे। मैंने लिखा था उस वक्त 2013 के इलेक्शन में, छपा हुआ है अखबार में, कॉलम मेरे छपा हुआ है कि सऊदी सफीर ने कहा, PTI का वफद गया एक मिलने के लिए, इमरान खान भी थे उसमें, खाकवानी साहब थे उसमें, जहांगीर तरीन साहब थे उसमें, जावेद हाशमी थे उस वक्त वो थे पार्टी के साथ। तो सऊदी सफीर ने उनसे कहा कि हमने तो PTI की हमायत का, उसके नून लीग की हमायत का फैसला किया नवाज शरीफ का, आप भी उनका साथ दें। ये सूरत हाल थी, खुल्लम खुल्ला मतलब हमायत की जाती थी, और उस वक्त तो किसी ने नोटिस नहीं लिया, बाद में भी नोटिस नहीं लिया। सही। ये जो बरतानवी अखबार ने अबराज ग्रुप के आरिफ नकवी साहब को लेकर खबर शाया की हारून साहब, ये अचानक से हो गई, ये तो डिक्लेयर्ड चीजें थी। फारूक हबीब साहब ने भी कहा कि सब कुछ डिक्लेयर था, फिर अचानक से खबर का शाया होना समझ से बाहर। तो वो ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन के पास ये सारी तफसीलात मौजूद हैं, रिकॉर्ड पे हैं। वो कहते हैं जी वो इमरान खान ने पहली दफ़ा अखबारात में छप रहा है, इमरान खान ने पहली दफ़ा एतराफ़ कर लिया। पहली दफ़ा कब एतराफ़ किया? वो तो रिकॉर्ड पे है इलेक्शन कमीशन के, और उसकी नोयत ये नहीं है जो साबित करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, दर हकीकत तो उसमें है ही कुछ नहीं। मेरा नहीं ख्याल है कि उसकी कोई अहमियत है। देखिए इसी अखबार में छपा है, अगर यानी चूंकि एक बरतानवी अखबार में छपा है, ये तस्वीर दिया जा रहा है ये मुकद्दस सहीफा है, वहाँ झूठी खबर छपती ही नहीं है। और कहते हैं जी वो मुकदमा करें। वो क्यों मुकदमा करें? उन पर तो जिम्मेदारी आयद ही नहीं की अखबार ने। इसी फाइनेंशियल टाइम ने लिखा कि अगर ये उसकी हर बात को दुरुस्त मानना है तो फिर उसको भी दुरुस्त मान लिया जाए, कि $2 करोड़ दिए शरीफ खानदान को, नाम लेके लिखा नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब। यहाँ तो उन्होंने नहीं कहा कि इमरान खान जिम्मेदार है, उन्होंने कहा आरिफ नकवी ने बेकायदगी की। मैं उसकी भी नौयत वाज़े करता हूँ कि वो बेकायदगी है क्या। ठीक है। और उनका नाम लेकर लिखा, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा 2 करोड़ रुपए, वो के इलेक्ट्रिक की फरोख्त का मामला था, वो आरिफ नकवी साहब का उससे भी ताल्लुक था, कि $2 करोड़ इनको दिए। अच्छा, $2 करोड़ ज़्यादा होते हैं या $20 लाख ज़्यादा होते हैं? और ये चंदा जमा करना जुर्म है या रिश्वत लेना जुर्म है? चंदा जमा करना तो कोई जुर्म नहीं है, रिश्वत लेना जुर्म है ना। इन्होंने तो कोई मुकदमा नहीं किया भाई। वॉल स्ट्रीट जर्नल पे, फाइनेंशियल टाइम्स पे मुकदमा करते दायर, और एक तो वो
क्लेम करते कि भाई हमारी सियासी शोहरत और जाति, कई बहुत से मुकदमे बनते हैं, सियासी तौर पर नुकसान पहुंचाया है, जाती तौर पर मेंटल टार्चर किया है, तो वो तो अदारे ही बिक जाते। इतनी बड़े भारी जुर्माने हो सकते थे, $1 बिलियन का हो सकता था। तो ये मुकदमात लोग जीतते रहे हैं बरतानिया की और अमेरिका की अदालतों में, दायर तो बहरहाल करते रहे, तो एक क्यों नहीं किया दायर मुकदमा। देखिए वो क्या है केस, नौयत क्या है जी, उसमें ज्यादा से ज्यादा कोई टेक्निकल गलती है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। वो ये है कि जी उन्होंने अपनी जाती प्रॉपर्टी पे, यानी वो ज़मीन है उनकी, वो घर भी है उसमें बना हुआ, उन्होंने वहाँ पे क्रिकेट मैच कराया। अब टिकट तो लोगों ने खुद खरीदा अपनी मर्जी से, और फिर डिनर में उन्होंने चंदा दिया, तो चंदा उन्होंने खुद दिया ना, किसी ने उनसे जबरन तो नहीं लिया। इस मामले की नौयत कोई रिश्वत या साजिश या गबन या फ्रॉड की तो नहीं है। चंदा दिया, बैंकों के जरिए पैसे आए। अब जो पैसे बैंकों के जरिए आए हैं वो तो पहले ही दिखा दिया गया। वो खबर से ये तासुर दिया जा रहा है कि ये वाकया पहले लोगों को मालूम नहीं था, ये एक मालूम वाकया है। इतने बड़े हंगामे इस मुल्क में होते हैं कि लोग बहुत सी चीज़ें भूल ही जाते हैं। ये रिकॉर्ड पे है, किसने किया, ये फाद हुसैन साहब के बारे में कहा जा रहा है। वैसे तो उनका तासुर तो अच्छा है, लेकिन जब आदमी सियासत में चला जाता है तो जाहिर है जो कुछ भी उसमें हो रहा है उसका हिस्सा बन जाता है। तो वो उन्होंने मैनेज किया, वो वहाँ गए कहा जाता है मुल्क से बाहर, और ये भी कहा जाता है कि और भी खबरें छपवाएंगे। अब PTI वाले भी छपवा सकते हैं, इसी तरह की कुछ चीज़ें जमा कर लें। और वो बरतानवी अखबारात को क्या है, एक और इसका पहलू है जी, वो ये है कि कोई भी कंपनी जिसका एशिया से ताल्लुक़ होगा, ख़ास तौर पर किसी मुसलमान मुल्क से ताल्लुक़ होगा, तो वो उसको वेस्टर्न प्रेस जो है, बरतानवी, फ्रांसीसी, अमरीकी प्रेस जो है, ज़्यादा तो बरतानवी है, ज़्यादा मौसर है, अमरीकी भी हैं, तो वो उसको हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे जहाँ बेकायदगी, ज़रा सी भी बेकायदगी होगी। बेकायदगी दुनिया का हर कारोबारी अदारा करता है, कभी ना कभी छोटी मोटी बेकायदगियाँ। ये एक ऐसे तेज़ रफ्तार बिजनेस हैं, इनमें हर वक्त ठहर कर बहुत ज़्यादा सोचने का मौका नहीं होता। अगर जो कानूनी माहिरीन की राय वो लेते हैं, बाद वक्त नहीं भी ले सकते, वक्त ही नहीं होता, जल्दी में फैसले होते हैं। अब ये चीफ एग्जीक्यूटिव इन कंपनियों के जो हैं वो कानूनी माहिर तो नहीं होते, बेकायदगी हो जाती है, उसमें जितनी बेकायदगी है उतना उसको जुर्माना हो जाता है या कोई सज़ा हो जाती है। मगर ये इनको टारगेट किया जाता है, BCCI को इसी तरह टारगेट किया गया। अच्छा, वो आरिफ नकवी को ऐसे जुराइम पेशा बना के पेश किया जा रहा है, वो कोई जुराइम पेशा आदमी तो नहीं है। उसने को 35 अरब रुपये पाकिस्तान में फलाई सरगर्मियों पे सर्फ किए हैं। उसकी एक तस्वीर उसके दफ्तर में लगी हुई है जिसमें वो 10 साल की उम्र में अपना वो उसके लिए दफाई फंड के लिए जूते पॉलिश कर रहा है। गरीब ख़ानदान का था, फर्जंद था, एंटरप्रेन्योर बड़ा वो साबित हुआ, और उसने एक इन्वेस्टमेंट कंपनी बनाई। ये कंपनी की नौयत क्या है, मुश्किल अंग्रेज़ी इस्तिलाहात हैं। सादा अल्फाज में यह है कि लोगों से पैसे लेकर, वो उनकी एक साख होती है, उनकी महारत होती है, और उसमें अगर जो लोग एतबार करते हैं तो वो उनको पैसे देते हैं, वो सरमायाकारी करते हैं। दुनिया में ऐसे बहुत से अदारे हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी थी अपनी नौयत की, यानी ये ख़ास नौयत है, उसमें दुनिया की $17 बिलियन तक इनकी इन्वेस्टमेंट गई है। ठीक, और पैसे इन्होंने किसी एक पार्टी को तो नहीं दिए, कई पार्टियों को दिए, और वेलफेयर पे बहुत खर्च किया। और ये मसलन मलाला यूसुफजई और 2 बच्चियां जो थी वो ज़ख्मी हुई जी, तो वो उनको लेके गए, उनकी तालीम के अखराजात बर्दाश्त किए, और बहुत सी चीज़ों पे। तो ये मीडिया ट्रायल है, कोई सीरियस केस नहीं है। केस है तो केस मुकदमा करें ना जी, मुकदमा हो सकता है। अगर मेरी राय गलत है फर्ज कीजिए तो मुकदमा हो सकता है ना, कार्रवाई करें, हुकूमत उनकी है, कार्रवाई क्यों नहीं करते। वो ये बात ही गलत है कि ये नया वाक़या है, ये कोई नया वाक़या है ही नहीं, ये बरसों पुराना वाक़या है। ये पैसे कब आए थे, ये पैसे तो आए 2012-13 में, शायद 14 में भी कुछ, 14 में ये केस, तो 14 में हो गया था। ताज़ा वाक़या से तो इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। हाँ, सही है, सही, ठीक है। लेकिन हारून साहब, जो बुनियादी नुक्ता जिसके ऊपर इख्तलाफ कर रही मौजूदा हुकूमत भी और शायद जो नाक़िदीन है तहरीक इंसाफ के, उनका मकसद ये है कि डोनेशन हासिल करने से कोई मसला नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, मगर जिस मकसद के लिए इस डोनेशन को हासिल किया गया वहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया गया, सिर्फ उसका हिसाब चाहिए। नहीं, किसके लिए इस्तेमाल किया गया, पार्टी के लिए इस्तेमाल किया गया ना, और किस लिए इस्तेमाल किया गया, कहाँ इस्तेमाल किया गया है इसको।
ठीक है, लेकिन जाती मकासद खास तौर इस्तेमाल किया गया, किसी दावत वलीमा पे तो खर्च नहीं हुआ। नहीं, दावत वलीमा नहीं हारून साहब, लेकिन अस्पताल का नाम, इसमें शौकत खानम का नाम लिया जाता है कि जी ये डोनेशन पार्टी के लिए था, मगर आपने अस्पताल का नहीं लिया गया। यही तो आपको इतनी देर से बताने की कोशिश कर रहा हूं। और एलानिया क्रिकेट मैच है, उसका ऐलान हुआ, उसके दावतनामे जारी हुए, शौकत खानम कहां से आ गया इसमें? ठीक है, ठीक है। अब जो शौकत खानम को कोई पैसों की कमी है? दुरुस्त बात। या मुझे ये आप ये बात समझने की कोशिश करें, डोनेशंस का कोई प्रॉब्लम नहीं है पीटीआई को। ओवरसीज पाकिस्तानी 70-80%, मिनिमम 70%, बाद लोगों का अंदाजा 80% या उससे कुछ ज़्यादा, वो उनके साथ हैं। डोनेशंस का उनका प्रॉब्लम ही नहीं है। इमरान खान जाएं, इंग्लैंड जाएं, अगर 2 डिनर करें तो इतने पैसे जमा हो जाएंगे। ये क्या मसला है? सही है, ठीक है। चलिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो तनाज़ा है हारून साहब, उसके ऊपर मौजूदा हुकूमत का स्टांस ये है कि शायद इसलिए उनके ऊपर इतना दबाव बढ़ा रही है तहरीक इंसाफ के मन मर्जी का फैसला हासिल कर सके। हालांकि इखलाकी पोजीशन भी उनकी दुरुस्त है और कानूनी लिहाज से भी वो अपने फैसला तो वो लिखा हुआ पड़ा है। नहीं, फैसला तो वो लिखा हुआ पड़ा है, अप्रैल में फैसला तो हो गया था, फैसला तो हो चुका है, तब दबाव से फैसला बदल कैसे सकता है? दबाव कब से बढ़ाया हुआ है ना हारून साहब उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर कि ये मुतनाज़े हैं। नहीं तो मुतनाज़े हैं ना वो, इसमें डाउट है? उसके मुतनाज़ा होने में कोई शुबा है? इखलाकी पोजीशन उनकी क्या है? आप समझते हैं उन्हें मुस्ताफ़ी होना चाहिए? मैं तकरीबन 3 दफ़ा तो इस प्रोग्राम में कह चुका हूँ। अभी कोई शक इसमें बाकी है कि मेरी राय क्या है? कानूनी ऑप्शंस तो उनके पास है हारून साहब ओहदे पर कायम रहने के। कानूनी लिहाज से तो वो ओहदे पर कायम रह सकते हैं, अपने कानूनी लिहाज से वो अपने ओहदे पर कायम रह सकते हैं। अच्छा, शौक से रहें। अगर आपकी यही राय है तो ठीक है, उनको हो जाएगी इस प्रोग्राम से इत्तला। उन्हें आपकी राय अगर वो मानते हैं तो रहें इस ओहदे पे। नहीं हारून साहब, शौक से रहें, पर रह सकते ही नहीं है। हुकूमत नहीं रह सकती तो वो कहाँ रहेंगे? जुडिशल कमीशन में चले जाएं, जुडिशल कमीशन के काउंसिल में चले जाएं। अखलाकी जवाब भी देखना होता है। सिर्फ इलेक्शन कराने, उन्होंने उनकी साख ही कोई नहीं, तो इलेक्शन कैसे करा लेंगे? ठीक है हारून साहब, चलिए आगे चलते हैं। चौधरी शुजात साहब, हारून साहब, चलिए एक सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर मैं चौधरी साहब पे जाती हूँ। इलेक्शन कब तक एक्सपेक्टेड है? आम इंतखाबात हर दफ़ा पूछती हूँ आपसे। जो सबसे अहम सवाल है वो अब आपने पूछा है, इतना वक्त ज़ाया कर दिया इलेक्शन कमीशन पे। वो अपना इलेक्शन जो है अप्रैल में चाहते हैं नवाज शरीफ साहब। देखिए, 2 आदमी ज़्यादा मैटर करते हैं, लेकिन उनका बस नहीं चल रहा नवाज शरीफ साहब का, और वो उसका इजहार भी करते हैं उनकी पार्टी के लोग कि हम बेबस हैं अलाइज की वजह से। इमरान खान चाहते हैं अक्टूबर में। अब ना अप्रैल उसके लिए मौजूद वक्त है, ना अक्टूबर मौजूद वक्त है। अक्टूबर में कपास की बुवाई हो रही होती है, और देहात के आधे वोट देहात के हैं, और उसमें से कोई, यानी कुल आबादी का 10-15% और देहात की आबादी का कोई 1/3 बाद उसके फिगर्स तो नहीं है, अंदाज़ा किया जा सकता है थोड़ा सा। वो मसरूफ़ होंगे अक्टूबर में कपास की बुआई में, और अप्रैल में गंदम की कटाई में मसरूफ़ होंगे। ठीक, तो इलेक्शन के लिए मौजूद तरीन वक्त तो फरवरी है, फरवरी ज़्यादा से ज़्यादा एंड ऑफ फरवरी। मार्च में भी बाज़ जगह पे सिंध में गंदम पक जाती है, तो अक्टूबर में तो बिल्कुल ही मौजूद नहीं है। नवंबर में हो सकते हैं, लेकिन अंदाज़ा ये है कि इलेक्शन नवंबर में अगर नहीं होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा भी लेट हो गए तो फरवरी में हो सकते हैं, अप्रैल तक नहीं जा सकते। उनको पसे पर्दा राब्ते किए जा रहे हैं इलेक्शन कराने के लिए, और परवेज़ खटक साहब हैं, उधर इसहाक डार से बात हो रही है, क्योंकि वो बड़े मियाँ जो हैं, बड़े मियाँ साहब, वो तो बेचारे जो हैं, उनकी यादाश्त अब उतना काम नहीं करती। वैसे तो शहबाज शरीफ साहब की यादाश्त भी काम नहीं कर रही, आपने देखा। हालांकि इनकी मेमोरी बहुत अच्छी, एक्सीलेंट मेमोरी थी, काम नहीं कर रही। वो तकरीर करते करते बीच में पूछते हैं वो शेर क्या था, और फिर वो उन्हें शेर बिल्कुल याद नहीं आता, उसका आधा मिसरा भी याद नहीं आता। वाक़या बयान करते हुए वो भूल जाते हैं कि इमरान खान ने एजिटेशन कब किया था, 2018 वो कह रहे थे। तो बहुत शदीद दबाव की हालत है, और काम हुकूमत कर नहीं सकती। इलेक्शन नागुज़ीर हैं, कोई चारा नहीं है इलेक्शन के सिवा। इस वक्त IMF से मामलात करने हैं, दूसरे मुल्कों से करने हैं, और बहुत सी चीज़ें हैं। बेयकीनी सबसे बड़ा मर्ज तो जो मईशत को ला के वो बेयकीनी का। तो इलेक्शन ज़्यादा नहीं मुलतवी हो सकते अगर वो मानेंगे। देखिए, जरदारी साहब रुकावट है इसमें, मौलाना फजलुर रहमान रुकावट है, इसलिए कि उन्हें अपना मुस्तकबिल बहुत मखदूश नज़र आता है। सही, तो मानेंगे तो ठीक है, नहीं कि एक आध दलाई उन्हें छोड़ के चला जाएगा, वो क्या मुश्किल काम है। कहीं से एक टेलीफोन जाएगा, कहीं से कोई यकीन दहानी कराएगा, वो छोड़ देंगे।
इलेक्शन तो जल्दी कराना कोई मसला ही नहीं है, लेकिन बेहतर है कंसेंसस के साथ हो। अच्छा ठीक है, अभी आपने मईशत की भी बात की हारून साहब, चौधरी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने सियासतदानों को ही जिम्मेदार ठहराया तमाम तर खराबी का, चाहे वो किसी भी सतह पर हो। ये उनकी राय है, ठीक है। आप उनकी राय पे सियासतदान तो जिम्मेदार नहीं, हम सब जानते हैं, बेशुमार लोग जिम्मेदार हैं। ठीक है, ठीक है, लेकिन जो तारिक बशीर चीमा साहब हारून साहब बात कर रहे हैं उनको आप किस तरह से देखते हैं? वो कहते हैं आज तक मैंने इनको रोका हुआ था कि खानदान का और पार्टी का बंटवारा नहीं होना चाहिए, मगर आगाज परवेज इलाही साहब की तरफ से हो गया। उन्होंने क्या रोका हुआ था? वो इस पोजीशन में एक खानदान की पार्टी है, तो तारिक बशीर चीमा साहब का क्या अमल दखल है इसमें? इतना ज़्यादा तो नहीं है। वो एक MNA की सीट है जो उन्होंने PTI के वोटों से जीती है। आपका ख्याल है तारिक बशीर चीमा साहब के अपने वोट इतने हैं कि वो जीते? वो किसी पार्टी की मदद से जीतते हैं, और इनके तो शायद ही कोई एक आध सीट भी ना जीत सकते अगर PTI इनके साथ ना होती। एक आध शायद जीत लेते, 2 जीत लेते। तो ये पंजाब असम्बली की 10 सीटें हैं और कौमी असम्बली कितनी है, वो तो PTI के वोटों से जीते हैं। उनका कोई इतना बड़ा किरदार नहीं है। दरअसल उनका किरदार जो है वो तो ख़राबी पैदा करने में ज़्यादा है। अच्छा। देखिए चौधरी, मैं ये बात वजाहत कर चुका हूँ, बार बार कहना अच्छा नहीं लगता। वो बिज़नेस का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो वो परवेज़ इलाही साहब करते थे जी, और सियासत जो है ज़हूर इलाही साहब करते थे सियासत, और कारोबार करते थे मंजूर इलाही। फिर जब ये चौधरी ज़हूर इलाही के बाद ये लोग आए मैदान में, तो सियासत भी परवेज़ इलाही करते थे, कारोबार भी परवेज़ इलाही करते थे। और सियासत कुछ बुनियादी तौर पे, यानी कई बरस से तो अब ये सूरत हाल। उससे पहले शुजात हुसैन साहब का एक किरदार था, लेकिन ये कि वो ख़ानदान के सरबराह की हैसियत से ज़रूरी फ़ैसले उनकी इजाज़त से किए जाते थे। तो तारिक बशीर चीमा साहब को से किसी को पूछना चाहिए था कि 10 के 10 अरकान असम्बली जो ये 9, एक तो खुद परवेज़ इलाही साहब का था वोट, 10 के 10 लोग तो चले गए उनके साथ, परवेज़ इलाही साहब के साथ। तो इनके साथ है कौन? चौधरी शुजात साहब के 2 फर्जंदान हैं अर्जुमन, तो वो हैं। वो कह रहे हैं वापस आ जाएं। वापस कहाँ जाएं? अक्सरियत अक़लियत के पास आती है, और इतना तनासुब जो है वो ज़्यादा है उनका। ठीक, जो जुज़्व है वो कुल की तरफ जाता है, कुल जुज़्व की तरफ नहीं आता। तो लोग तो उनकी पार्टी तो उनके साथ है, और चौधरी शुजात साहब को इस हालत में लेके आना जी, ये कोई, अब क्या इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए, मुझे झिझक हो रही है। यानी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाला हर आदमी जो है इस पर गमज़दा है, और पाकिस्तानी सियासत में इससे जो पहले ही बहुत बुरी हालत में थी, बड़ी ख़राबी बढ़ गई है, पैदा नहीं हुई, बढ़ गई है और बढ़ गई है। तो वो चौधरी शुजात इस हाल में हैं, वो बोल नहीं सकते बेचारे, पढ़ नहीं सकते। सवालों के ज़्यादातर जवाब बशीर चीमा साहब ने दिए। अब ये मालूम भी नहीं है कि वो मौक़िफ़ चौधरी शुजात का है भी या नहीं। सही। तो औलाद अब चौधरी साहब फरमाते हैं, अब मुझे बहुत तामुल हो रहा है बात करने में, कि जी मेरे बेटों ने मेरी इजाज़त से किया है। जी, तो किया तो बेटों नहीं है ना, चौधरी साहब का क्या अमल दखल है? चौधरी साहब की तो सेहत ऐसी नहीं है, जब वो एक आदमी हरकत ही नहीं कर सकता, ज़्यादा लोगों से मिल ही नहीं सकता, उनकी बात समझ में नहीं आती, जो कुछ वो कहते हैं वो समझ में नहीं आता। तो उनका तो किरदार भाई एक आदमी जो बिस्तर पे लेटा रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा कुर्सी पे बैठा होता है, और जो हरकत नहीं कर सकता, मकालमा नहीं कर सकता, तो ये फितरी है कि उसका किरदार महदूद हो जाए। वो तो अलामती किरदार था उनका। साहबजादों का इख्तलाफ था, ठीक है, वो पहले ही अपने रास्ते अलग कर लेते अगर उन्हें मुनिस इलाही से इख्तलाफ है। लेकिन मुनिस इलाही जो बात कह रहे हैं वो ये है कि अक्सरियत उनकी है, PTI की है जी। सिर्फ ये अक्सरियत इस एतबार से नहीं कि वो मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है, बल्कि अगर इलेक्शन लड़ना है तो किसकी मदद से लड़ेंगे? नून लीग में जाएंगे, नून लीग ने टिकटें देगी, नून लीग की टिकटें तो नहीं ले सकता खानदान, और अगर लेंगे तो बहुत बुरी हालत होगी। और वो कोई इन्हें वोट देंगे, वो अगर टिकट दे भी दें तो वो कहेंगे ये अलायंस कर लें, सीटें खाली छोड़ दें, तो अपने लोगों को मैसेज देंगे नहीं। आप देख लेंगे, है तो अंदाज़ा ही, यकीन से तो हतमी 100% यकीन से तो कुछ नहीं कहा जा सकता
कि ये इनके साहबजादे नहीं इलेक्शन जीत सकेंगे और इतने कम वोट होंगे कि लोग हैरत ज़्यादा रह जाएंगे। भाई पहले भी पीटीआई के वोटों से जीते और अब तो पीटीआई के वोट इतने बढ़ गए हैं, मेरा अंदाजा है कि 52-53% के करीब हैं ओवरऑल। चौधरी शुजात साहब माइनस हो चुके काफ लीग के अंदर से हारून साहब, या अभी कुछ बाकी है? भाई उन्होंने निकाल दिया ना, जिसके साथ लोग होते हैं वही पार्टी होती है। ये समझ लीजिए 2 ग्रुप हो गए, और ग्रुप क्या, छोटा ग्रुप तो कभी जिंदा रहता ही नहीं है। पाकिस्तानी रवायत तो यही है। ठीक है, लेकिन हारून साहब ये कहा जा रहा था आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बार बार के वो बानी हैं पार्टी के, उनको सदारत से एक तो हटाया नहीं जा सकता, और दूसरा चौधरी शुजात साहब ने कहा कि वो पार्टी आइन के अंदर तब्दीली करना चाहते हैं। तो कर लेना तब्दीली, जो मर्जी करें, जब उनके साथ लोग ही नहीं हैं। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि वो किसके वोटों से जीतेंगे। इलेक्शन लड़ेंगे तो कौन उन्हें वोट देगा? नून लीग वाले उन्हें वोट देंगे। ये बात समझ में आती है आपको? ठीक है, चलिए ब्रेक की तरफ अभी चलते हैं, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। किताब का ठीक है हारून साहब, ब्रेक से वापस आके मैं बात करती हूँ मजीद। एक छोटी सी ब्रेक से वापस आके यहीं से आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। कालेदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से होने वाले मुज़ाकरात के ऊपर हारून साहब से बात होगी, मगर उससे पहले हारून साहब आप अपनी बात को मुकम्मल कर लीजिए। क्या बात थी वो बताएं ना, क्या सवाल? आप सियासत के ऊपर चौधरी शुजात साहब के और पार्टी आइन के हवाले से बात कर रहे थे हारून साहब। भाई वो तो बात तकरीबन मुकम्मल हो गई, वो अक्सरियत उनके साथ चली गई है। अरकान असम्बली की 75% से ज़्यादा उनके साथ हैं वहाँ, यानी बहसीत मजमूई कौमी और सूबाई के मिलाकर सूबाई असम्बली के सब लोग उनके साथ हैं। तो जो तारक बशीर चीमा साहब के मौक़िफ़ की क्या हैसियत रहेगी? एक बीमार आदमी को उठा के ले आए बेचारे को। देखिए चौधरी शुजात ये सब नहीं कहना चाहते थे, जरदारी साहब जाके बैठे रहे, और जरदारी साहब के बारे में यही मालूम नहीं है कि वो किसके एजेंडे पे काम कर रहे हैं। सही, क्या लोग भूल गए हैं? जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से लोग भूल गए हैं? कुरान सर पे रख के, उन्होंने सर पे कुरान रख के, ये अपनी नौइयत का मुनफरिद वाक़या, उन्होंने कहा ये अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं, डीप स्टेट के लिए, यानी अमेरिकी अदारों के लिए, और ये मुल्क को तोड़ना चाहता है अमेरिका, 3 हिस्सों में तकसीम करना चाहता है। जरदारी साहब उसके लिए काम कर रहे हैं। आपने गौर फरमाया कि बिलावल भुट्टो को वज़ीर ख़ारजा बनाया गया। भाई आपके पास इतने तजुर्बाकार लोग मौजूद हैं, जिस आदमी का एक दिन का तजुर्बा नहीं है कारोबार रियासत का, और फॉरेन ऑफिस के तो सिरे से नहीं है। भाई इन्होंने अपनी हुकूमत में उनको कोई जिम्मेदारी दी होती, कोई काम काज सीखा होता। उसका जो इंडिया का वज़ीर ख़ारजा है, जिससे आपको दरअसल मुकाबला दरपेश है, और अमेरिका के तो ये खिलाफ जा ही नहीं सकते, अमेरिका के खिलाफ बराए वज़न बैत भी कोई बात नहीं कहते, दिखावे के लिए भी नहीं कहते। और इंडिया का जो वज़ीर ख़ारजा है उसका कोई 50 बरस का तजुर्बा है। पहले वो फॉरेन ऑफिस में मुलाजिम थे और अब वो एक पॉलिटिशियन है। तो उनके साथ मुकाबले के लिए एक ऐसे बच्चे को मैदान में उतारा है, तो ये मालूम नहीं है उनको कि ना तजुर्बाकार आदमी है और ये कुछ भी नहीं कर सकेगा। 15-20 दिन वो वहाँ स्विट्ज़रलैंड में बैठे रहे मौसूफ, और कुछ पता नहीं उन्होंने क्या किया, उसकी तफसील अपनी कौम को तो नहीं बताई। जब वो न्यूयॉर्क जाते हैं तो डिसअपीयर हो जाते हैं, वहाँ से न्यूयॉर्क में उनके साथ लोग होते हैं साथ, वहाँ से वो चले जाते हैं, फिर पता नहीं चलता कहाँ गए, कई दिन बगैर होते, 2-2, 3-3 दिन। तो ये इस सूरत हाल में चौधरी शुजात साहब को इन सब चीज़ों का इदराक होना चाहिए। लेकिन अब एक आदमी बीमार है, बूढ़ा है तो वो हम उम्र ही परवेज़ लाई कि बहरहाल वो बेचारे एक मर्ज़ में मुब्तला हो गए। तो इस सूरत हाल में तारक बशीर चीमा साहब को तो अपनी सीट की और अपनी वजारत से ज़्यादा की कोई फिक्र नहीं है, किसी को भी नहीं है। वैसे पाकिस्तान में लोग अपने ग्रोहों की ज़्यादा से ज़्यादा ज़ाती और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोही मफादात के लिए लड़ रहे हैं, मुल्क के लिए तो कोई नहीं लड़ रहा। तो इनकी तो सीट शायद हो जाए महफूज या ना महफूज हो, ख़तरे में ही लगती है। तो लेकिन मुल्क का क्या होगा उसकी परवाह नहीं है इन्हें। सही है, ठीक है। मुल्क का क्या होगा अरुण साहब, खुशखबरी सुना तो दी मिफ्ताह इस्माइल साहब ने, उन्होंने कहा दरामदाद कम होगी, हमने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचा लिया। नहीं, दरामदाद कैसे कम हुई है ये देखना होगा ना, किस कीमत पे कम हुई है। यानी एलसी नहीं खुल रही है और दरामदाद खाम माल की जब रोक दी गई है, कोई 400 टेक्सटाइल मिलें बंद हैं,
लाखों आदमी बेरोज़गार हो गए हैं, मशीनरी आ नहीं सकती, जो अशियाए तय्युश थी तो वो तो पहले से बंद थी और अच्छा किया वो तो बंद होनी चाहिए थी। कहीं से कोई डॉलर आपको नहीं मिल रहा है, क्राइसिस तो डॉलर का है ना जी, कहीं से पैसे नहीं मिल रहे, तो इसमें दरामदात कम की तो किस कीमत पे की और कितनी खौलनाक तबाही के बाद की। और सारा वक्त ये कहते रहते हैं, कोई इमरान खान ने कर दिया, भाई इमरान खान सारी दुनिया जानती है उसके आखिरी साल में शरह तरक्की जो थी वो 6% थी। जी बिल्कुल, और यही होता है। और डॉलर आपको मिल सकते थे अगर इस्तेहकाम होता। ओवरसीज़ पाकिस्तानी से कहते हैं हम नहीं भेजते पैसे ज़्यादा, यानी मामूल के जो पैसे वो भेज रहे हैं तो किस कीमत पे ये किया, ये देखना होता है ना। इमरान खान साहब की तजवीज़ को आप किस तरह से देखते हैं कि डॉलर को बाहर जाने से रोकने के लिए मुल्क में फौरी तौर पे इमरजेंसी लगानी चाहिए हारून साहब? बिल्कुल लगानी चाहिए। ये इमरान खान साहब ने अब कहा, हम तो कब से कह रहे हैं कीमत भी अगर माहिरीन अगर इत्तफाक करें तो मुकर्रर की जाए डॉलर की। और डॉलर कौन ख़रीद रहा है? शाहीन साहबाई साहब कहते हैं 245 सूट केसों में, और शाहीन साहबाई की खबर एक आम अखबार में इसकी खबर नहीं है। 245 सूट केसों में पैसे गए हैं दुबई, कराची से दुबई। जी, ये इंडियन जहाज 4-5 कैसे ख़राब हो गए? एक हो सकता था ज़्यादा, बहुत ये भी हैरत अंगेज़ होता अगर 2 हो जाते, 5 कैसे ख़राब हो गए? और उनमें सामान क्यों लादा जाता है? अगर इसकी किसी ने तरदीद नहीं की, रेलिवेंट अथॉरिटी ने, कि कोई सामान उसमें नहीं चढ़ाया गया है। तो पैसे जो दूसरे का, जिन लोगों के पास पैसे पड़े हुए $5 बिलियन है, $5 बिलियन बाद ग्रुपों के पास मिला जुला के, कुछ तो मुस्तकिल जाते ही रहते हैं। तो आपने कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया। इतनी खौफनाक सूरत हाल में आपने कोई कार्रवाई नहीं की किसी के खिलाफ, कोई रोकने की कोशिश नहीं की। पैसे तो मुल्क से बाहर जा रहे हैं, तो इमरजेंसी लगानी चाहिए। और जो ज़रूरी इक़दाम हैं लाजमी, जहाँ सख्ती की ज़रूरत है वहाँ सख्ती की जाए, जहाँ इंसेंटिव देने की ज़रूरत है वहाँ इंसेंटिव दिया जाए, जहाँ समझाने की ज़रूरत है समझाया जाए। और वज़ीर-ए-आज़म साहब के पास तो फुर्सत ही नहीं है, ना इकॉनमी के लिए टाइम है, ना सैलाब ज़दगान के लिए। बड़ी मुश्किल से जब दबाव इतना शदीद हो गया, लाशें दिखाई जाने लगी चैनलों पर और हाहाकार मच गई पूरे मुल्क में, तो वरना वो तो अपनी हुकूमत बचाने में लगे हुए हैं। भाई हुकूमत तो बचती है नहीं, कोई सूरत ही नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान की तो कितने अरकान हैं उनके कौमी असम्बली में, वो बचा लेंगे? और वो कितना प्रेशर बिल्ड कर लेंगे? और कब तक नवाज शरीफ को ब्लैकमेल कर लेंगे? नवाज शरीफ साहब जानते हैं कि जितने इलेक्शन लेट होंगे उतने पीटीआई के वोट बढ़ जाएंगे, उतने में उनके उम्मीदवार भाग जाएंगे, उतने ख़राब उम्मीदवार उन्हें मिलेंगे, कमज़ोर उम्मीदवार मिलेंगे। अभी तो उन्हें बड़े क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा। ये जो लोग लौटे हुए, अब उनको टिकट देंगे तो हारेंगे, नहीं देंगे तो वो इंडिपेंडेंट खड़े हो जाएंगे। सही सही, अभी तो बड़ा क्राइसिस होगा। सही है। इमरान खान साहब ने आज आईना दिखाया ना हारून साहब, उनके दौर में जरदारी साहब का मसला ये समझ लें, मैंने कई दफ़ा आपको एक्सप्लेन किया है, जरदारी साहब का प्रॉब्लम है। मौलाना फजलुर रहमान तो सिर्फ मुकदमात से डरते हैं ना, जरदारी साहब 2 चीज़ों से डरते हैं, मुकदमात से भी, और हुकूमत उन्हें अंदेशा है कि सिंध की उनके हाथ से निकल गई तो मुमकिन है दोबारा न मिले। इसलिए कि पंजाब में किसी पार्टी की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ जाए, इनकी तो पंजाब में भी है, पीटीआई की पख्तूनख्वा में भी है, इतनी बढ़ जाए तो सिंध के कुछ वडेरे लाजमन उसके साथ आ जाते हैं, क्योंकि उसमें 2 अंदेशे होते हैं। एक ये तो मरकज़ में तो होता ही है कि हुकूमत बन जाएगी मुखालिफिन की, और सूबे में भी इम्कान तो है। अब बेदारी तो बहुत है पीपल्स पार्टी से, उकताहट का अंसर है उसमें उनके खिलाफ जाता, और शहरों में तो अब पीपल्स पार्टी को कुछ नहीं मिलेगा। और इस सैलाब के बाद तो जो थोड़ी बहुत हमायत थी शहरों में वो तो ख़त्म हो गई, और शहरों की कुल सीटें अगर आप देखें तो वो देहात से शायद बढ़ जाती हैं। ठीक है। और हारून साहब, इमरान खान साहब ने जो आईना दिखाया आज, उन्होंने एक कौंसिल के अंदर खिताब भी किया, तहरीक इंसाफ की नेशनल कौंसिल का इजलास था। उन्होंने बताया बैरूनी खसारा कितना था, महंगाई कितनी थी, डॉलर कितना था, पेट्रोल कितना था। फिर ये किस हैसियत में कहते हैं कि ये मुकर्ररा मुद्दत भी पूरी करेंगे और अगला इलेक्शन जीत कर भी दिखाएंगे? नहीं, उसका तो सवाल ही नहीं पैदा होता। वो सियासतदानों के हम दावों और नारों पे, बयानात पे नहीं जाते, सिर्फ सूरत हाल को देखते, उसका कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। ईरान की तरफ ना ये मुद्दत पूरी कर सकती है, और मुद्दत पूरी करेंगे तो अपनी कब्र खो देंगे। फर्ज कीजिए किसी तरह मुद्दत पूरी कर लेते हैं तो कब्र खो देंगे अपनी, इनकी 1/3 सीटें भी शायद ना हो। और अगर बर वक्त हो जाए, अभी देखिए डैमेज तो मुसलसल है, जैसे दरिया से कटाव हो रहा हो तो वो जारी रहता है। सही। और वो अमल, अगर बारिशें हो रही हैं पीछे, दरिया से कटाव हो रहा है तो होता रहेगा।
तो वो पीटीआई तो देखे ना, सोशल मीडिया पे भी अपनी जंग जीत गई, मीडिया में भी जीत गई, और इलेक्शन हुए वो भी जीत गई, और 15 सीटें नहीं जीती हैं। हकीकत यह है कि उन्होंने 16 सीटें जीती और एक इंडिपेंडेंट जीता है। तो 20 में से तो 3 सीटें इनको मिली हैं पंजाब में, तो पख्तूनख्वा में क्या होगा? और सिंध में तो है नहीं नून लीग, और बलूचिस्तान में तो कोई पॉलिटिकल पार्टी मौसर नहीं है, अगर कुछ है तो बैप है। सही है, ठीक है। मईशत के ऊपर एक आखिरी सवाल हारून साहब, फिर आगे बढ़ते हैं। आप हमेशा ईरान के हवाले से भी बात करते हैं, रूस की आप बात करते रहे हैं, ईरान की तरफ क्यों नहीं देखती हमारी हुकूमत? कोई एग्रीमेंट उनके साथ क्यों नहीं करती? क्या कोई एग्रीमेंट हाल ही में हुआ उनके साथ? नहीं किया हुआ है एग्रीमेंट, अभी हुआ है ना, $60 करोड़ की वो गैस देंगे, और वो उसके लिए आपको डॉलर में अदायगी नहीं करनी होगी, उसमें अच्छी बात यह है। ज़बरदस्त। तो वो आप उसके बदले में चावल देंगे या पाकिस्तानी करेंसी में अदायगी करेंगे? चावल काफ़ी है पाकिस्तान में। ईरान में ये चावल बासमती नहीं खाया जाता, जो हमारे यहाँ ज़्यादा चावल खाया जाता है वो बासमती है। उनके यहाँ दूसरी अक़साम का चावल खाया जाता है, तो निस्बतन सस्ता है। उसकी वजह ये नहीं है कि वो सस्ता चावल ख़रीदना चाहते हैं, उसकी वजह यह है कि वहाँ लोग खाते ही वही चावल हैं, ईरान में वही पैदा होता है, वो सदियों से यही खाते आए हैं। तो वो हुआ है वो। तो बाकी गैस का तो मैं आपसे अर्ज कर चुका हूँ, ये अमेरिका से डरते हैं, और ये तो ना रूस से मामला नहीं कर सकते, तो उनसे क्या करेंगे? और रूस का तेल नहीं खरीद सकते, जो इंडिया भी खरीद रहा है, मिस्र भी खरीद रहा है, सऊदी अरब भी खरीद रहा है, सब ममालिक खरीद रहे हैं, बस हम नहीं खरीद रहे। सही, ठीक है। मामला तय करने की बात है हारून साहब। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ जो रियासत पाकिस्तान मुज़ाकरात कर रही है, इम्कानात क्या है? क्या आपको कुछ रोशन इम्कानात नज़र आ रहे हैं, या बात वहीं पर डेडलॉक पे आके ख़त्म हो जाएगी? देखिए, जो उनके मुतालबात हैं उन्हें अगर आप मलहूज रखें तो वो मुतालबात तो नहीं मान सकती हुकूमत पाकिस्तान। वो कहते हैं कि जो कबायली इलाके आपने जम किए हैं वो उनकी पुरानी हैसियत बहाल कर दें। ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो आइन की खिलाफ वर्जी है, किसी को इख्तियार ही नहीं है कि वो कर दे। और आइन में तरमीम करने के लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए, वो किसी के पास है ही नहीं। और असम्बली इसकी इजाज़त नहीं देगी, सेनेट भी इसकी इजाज़त नहीं देगी, पॉलिटिकल पार्टियों की अक्सरियत भी इसकी इजाज़त नहीं देगी। ये तो अब वो एक ऐसा मुतालबा कर रहे हैं जो पूरा हो ही नहीं सकता। असल में तो वो ये कह रहे हैं कि हमारे हवाले कर दें कबायली इलाका भी। उन्होंने जो बयान जारी किया उससे ये वाज़ेह है, दरअसल क्या कह रहे हैं, हमारे हवाले कर दें। कबायली इलाका नहीं, सिर्फ मालाकंड भी, यानी रियासत सवात भी, जो पुरानी रियासत सवात से वो कहते हैं वहाँ हम इस्लामी निज़ाम नाफज करेंगे। उन्होंने जस्टिस तकी उस्मानी साहब ने उनसे कहा कि ये आइन है, बताइए इसमें क्या चीज़ इस्लाम के खिलाफ है? ज़ाहिर है इस्लाम के खिलाफ तो कोई चीज़ नहीं है। वो कह रहे हैं कि गैर इस्लामी जमहूरी निज़ाम। ये गैर इस्लामी जमहूरी निज़ाम क्या होता है? शायद काफराना का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया है। तो जो लोग आइन को नहीं मानते उनके साथ जंग बंदी तो मुमकिन है। जंग बंदी तो बदतरीन हालात में हो जाती है। अभी यूक्रेन की रूस में बात चीज़ों पर मुआहदा हो गया, जंग बंदी तो नहीं, बात चीज़ों पर एग्रीमेंट्स हो गए, वो तो होते रहते हैं। लेकिन किसी मुआहदे का इम्कान नहीं है। सिर्फ ये इससे फ़ायदा हो सकता है कि टाइम गेन कर लिया जाए, और कई मुमकिन है किसी वक्त कोई अच्छी सूरत हाल पैदा हो तो उसमें कोई बात बनवा ली जाए। वो इक़्तिदार का खून जिसके मुंह को लग जाए वो आसानी से नहीं माना करता। और इक़्तिदार भी ऐसा जो अपनी विम्स पे हो, जो चाहें कर सकें। उनका तो कोई आइन नहीं है, पाकिस्तान का तो एक आइन है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान का तो कोई आइन नहीं है, और उनका कोई हक़ इख्तियार भी नहीं है। तो वो तारीख़ का पहिया उल्टा कभी नहीं घूमता। होगा यही आखिर के उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, ठीक होगा यही कि आखिर में ये उलमा उनको छोड़ देंगे, कबायली हमायदीन उनको छोड़ देंगे। वो कहते हैं कि जी वो हमने जंग जीती है। आपने कौन सी जंग जीती है? हमने मुजाहिदीन को पनाह दी, हमने महाजरीन को पनाह दी, पाकिस्तान ने उनको पनाह दी, महाजरीन को आपने नहीं दी। दुरुस्त। तो एक रियासत की तरह बात कर रहे हैं, एक इलाके के हुक्मरानों की तरह, जैसे उनके पास मैंडेट हो। उनके पास क्या मैंडेट था? एक मौलाना फजलुर रहमान और एक महमूद चकज़ई उनकी हमायत कर रहे थे, और इन दोनों के मजमूई वोट मिला के 3.25% मैक्सिमम बन सकते हैं। ठीक। तो बाकी जो 96.75% वोट हैं, तो उन पे इनकी राय तो नहीं मुसल्लत हो सकती। ये तो मुमकिन नहीं है। सही है, ठीक है। और तारीखी अमल जो है वो उल्टा नहीं चलता। जैसे दरिया का पानी वापस नहीं जा सकता,
लिहाजा कोई मफाहमत का इम्कान मैं तो नहीं देखता जब तक उन्हें चोट न लगे। तो जो रियासत पाकिस्तान मान सकती है बस वही मानेंगे और उनका बुनियादी मुतालबा नहीं माना जा सकता। ठीक है हारून साहब, कुछ दिन पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब भी मीडिया टॉक कर रहे थे और आग को हवा देने के मुतरादिफ वो ये बयानात दे रहे थे कि फाटा के हवाले से जो बात हो रही थी या जिस तरह से इसको जम किया वो इस शरह पर, इस मुतालबे पर जम हुआ था कि इनको इनके हकूक़ दिए जाएंगे कबायली इलाकों को, मगर ना इनके पास पुलिस है ना इनको हकूक़ दिए जा रहे हैं। तो ऐसे में फाटा इंजमाम का कोई फ़ायदा नहीं है कबायली इलाकों की, ये मौलाना साहब की स्टेटमेंट है। देखिए ना, मैंने आपको वाज़ेह तो कर दी सारी सूरत हाल। मौलाना फजलुर रहमान की हमायत कितनी है? जो आखिरी सर्वे होता कई साल पहले उसमें कोई 9% 10% इनकी हमायत थी जो सर्वे हुआ था, और इलेक्शन में भी यही नतीजा होगा। और पीटीआई की उस वक्त 29% थी, यानी इनसे 3 गुना ज़्यादा। तो ये अपने हलीफों से बनवा लेना अपना मुतालबा। ये तो उन्होंने ज़ाती हैसियत में प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना। नून लीग तो वही राय है जो इमरान खान की है, और बल्कि वो ज़्यादा पुरजोश थे। जब्त करने का फैसला तो उन्होंने किया था। सही। और पीपल्स पार्टी की भी यही है, तमाम लोगों की एक ही राय है। सिर्फ ये मौलाना फजलुर रहमान की राय है और महमूद अचकज़ई की राय है। मदारिस कितने फायदेमंद हो सकते हैं? 2-3% की राय तो नहीं मानी जा सकती। सही। मदारिस कितने फायदेमंद हो सकते हैं इस क्राइसिस में हारून साहब? मदारिस का क्या ताल्लुक है इस चीज़ से? कोई दरमियान में कोई रास्ता निकल सके? हारून साहब, मुज़ाकरात तो इंडिविजुअल करते हैं, अदारे तो नहीं करते। वो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन हमेशा हम देखते हैं कि मदारिस अपना रोल प्ले करते हैं, उलमा अपना रोल प्ले करते हैं कि किसी तरह भाई उलमा की बात करें, मदारिस नहीं उलमा। मदारिस में बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे तो नहीं कोई रोल प्ले करते ना। वो कर रहे हैं ना, उन्होंने उनको समझाया है, मगर वो उन्हें कोई नतीजा तो नहीं निकला। सीज फायर है जिसकी बाद औकात वो खिलाफ वर्जी भी करते रहते हैं। हर मसले के देर पा हल की भी बात होती है हारून साहब, क्या इस मसले का कोई देर पा हल है? देर पा हल तारीखी अमल है, ये आगे बढ़ेगा। वो बात मौलाना फजलुर रहमान की ठीक है, उनके लिए फंड्स इन्होंने कम कर दिए थे आके शहबाज शरीफ साहब ने, उन्हें फंड्स मिलने चाहिए जो भी आपके वसाइल हैं। देखिए ना, 2000 अरब रुपए तो अब भी होते हैं, बदतरीन हालात में भी 2000 अरब रुपए होते हैं। तो वो जहाँ ज़्यादा ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है सैलाब ज़दगान को, फिर ज़्यादा ज़रूरत है बलोचिस्तान और कबायली इलाकों को। वो कबायली इलाकों को सबसे ज़्यादा है। तो वो तरक्याती मंसूबे जो हैं वो 1 साल के लिए कम करें, और पख्तूनख्वा के इलाके जो तरक्की याफ्ता हैं उनके लिए वक्ती तौर पर कुछ कमी करके, और पख्तूनख्वा की अब काबिलियत बहुत बढ़ गई है, बहुत से यानी वो ऐसे काम कर रहे हैं जो किसी सूबाई हुकूमत ने नहीं किए, उसकी तफसील में इस वक्त मैं नहीं जा सकता। तो वो उसके लिए ये ठीक है कि वहाँ पुलिस भी होनी चाहिए, अदालतें भी होनी चाहिए, सही, और तरक्याती काम भी होने चाहिए, जॉब्स भी पैदा होनी चाहिए, लेकिन वो अमन में होंगी ना, कशमकश में तो नहीं होंगी। दुरुस्त। यानी खाना जंगी हो रही है तो फिर तो नहीं होंगी, बदअमनी हो फिर तो नहीं होंगी ना, वो तो अमन से ही मुमकिन है। तो अमन बहाल करने में मौलाना फजलुर रहमान को मदद करनी चाहिए। जो लोग वहाँ फसाद का मूजिब है उनके मकतब फ़िक्र से ही ताल्लुक़ रखते हैं ना। और सारी सियासत तो वो 200 बरस की बात करते हैं, हमारी 200 साल तहरीक है, तो वो अपनी मकतब फ़िक्र के लिए उनकी जद्दोजहद है। 200 बरस वो आम मुसलमानों के लिए तो नहीं है, जो पाकिस्तान के लिए तो नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब आखिरी मौजूद हारून साहब, कुछ सैलाब के ऊपर बात करते, कुछ आपने गुफ्तगू इसके ऊपर कर ली शहबाज शरीफ साहब को लेके। सवाल यह है कि हारून साहब, सैलाब आया, हो क्या सकता था और इतना संगीन आखिर हो कैसे गया? देखिए, हो तो बहुत कुछ सकता था। मसलन कोहे सुलेमान से पानी के जो रिले आते हैं वो इतना पानी होता है जो तरबेला डैम से ज़्यादा होता है, तो वहाँ डैम बन सकता था। और अगर डैम नहीं तो पानी के ज़ख़ीरे बन सकते थे। इसी तरह बलूचिस्तान में ये तो मालूम है नशेब कहाँ है, और ये मालूम करना कोई मुश्किल ही नहीं। 40 साल पहले की, 45 साल पहले की वापडा की स्टडी पड़ी हुई है, 5 जगह पे मुल्क में जहाँ बड़े बड़े पानी के ज़ख़ीरे बन सकते हैं। कालाबाग डैम की सब लोग मुखालफत करते हैं और कोई उसकी दलील नहीं देते। नून लीग उसके हक में है, पीटीआई हक में ऐलान अगरचे नहीं करती, इसलिए कि वो हंगामे शुरू हो जाते हैं। और वो वापडा के साबिक़ चेयरमैन जो इसके पुरजोश हामी थे और जिन्होंने इस पर बड़ा काम, जिनकी बड़ी रिस्पेक्ट थी, शमसुल मुल्क से वली खान ने कहा था कि ये 100% जेन्युइन भी हो तो हम नहीं बनने देंगे। इससे अंदाज़ा होता है ना कि कौन इसके पीछे था।
तो डैम जो है वो बना ही नहीं गया। अब इमरान खान आए तो उन्होंने वो 3 डैम्स पे काम शुरू किया जी। तरबेला और मंगला के बाद तो कोई डैम बना ही नहीं, 40-50 साल हो गए। अयूब खान के जाने के बाद इससे भी ज़्यादा हो गया, कभी कोई डैम बना नहीं। छोटे डैम जैसे पोठवार में बनते हैं, बलूचिस्तान में बन सकते हैं। अच्छा, वो बजाय इसके कि पानी वो तबाही का बायस बने, वो आपके काम आएगा। तो डैम में क्या, अगर ज़ख़ीरा बनाना हो पानी का तो उसमें तो बहुत अखराजात नहीं होते, वो लोग अपने तौर पे भी बना सकते हैं, उन्हें इंसेंटिव दिया जाए और उसके लिए फंड रखे। पहले बलूचिस्तान में तो रुपया सारा खा लिया जाता है 70-80%, और सिंध में भी यही सूरत हाल है। पंजाब में कोई 50% खर्च होता है, कोई बहुत काबिल सूरत हाल पंजाब में नहीं। डैम नहीं बनाते, क्या बनाते हैं, बड़ी बड़ी सड़कें, अच्छी भली सड़कें मौजूद थी, आपको इतनी मोटरवे की क्या ज़रूरत थी। मोटरवे बड़ी अच्छी है लेकिन कुछ चंद लोगों के लिए अच्छी है ना, 2-4-5% के लिए। तो वहाँ डेरा गाजी खां में जैसे डेरा इस्माइल खां में एक डैम बना था, यहाँ बनता, और बलूचिस्तान में बनते, पंजाब में बहुत सी जगहों पे बन सकते हैं। पानी ज़ख़ीरा कम अज़ कम ये तो हो ही सकता था कि बर वक्त इत्तला देते। ये तो मालूम है ऊंचाई कहाँ है, ढलवान कहाँ, ये तो सबको मालूम है। ये कोई पहली दफ़ा सैलाब थोड़ी आया, इस दफ़ा शदीद है, लेकिन पहले भी आते रहे हैं। तो वो आबादी को वहाँ मुंतकिल तो किया जा सकता था। कितना बड़ा इलाका है, जो मुतसरा इलाका है उसमें आबादी बहुत ज़्यादा नहीं है, ट्रक भेजे जा सकते थे, फौज के ट्रक भेजे जा, हम सबको मालूम था। कितने ट्वीट तो मैंने इस पर किए और प्रोग्राम में भी बात की कि बारिशें बहुत ज़्यादा होंगी। महकमा मौसियात भी कारकर्दगी वैसी अच्छी नहीं रही जैसी 8-10 साल पहले थी, करती थी जब तक हफीज साहब थे, लेकिन बहरहाल अब भी अच्छी है। ये तो उन्होंने बता दिया था बहुत बारिशें होंगी, तो भाई उन्हें नशेब से मुंतकिल करते हाइट्स पे। तो जो पैसे अब 8 लाख रुपए हर जो आदमी दुनिया से गया है उसके लिए दे रहे हैं, इससे तो कम पैसा खर्च होता है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब तो अपनी सियासत में मसरूफ़ थे, सूबाई हुकूमतें भी इसी में मसरूफ़ थी, सियासी जमातें भी इसी में मसरूफ़ थी। कम अज़ कम आबादी का को मुंतकिल करना तो मुमकिन था। लाख डर तो यही है कि वो पानी को जमा करें और इस्तेमाल करें, और क्या सही है। ठीक है, लेकिन अरुण साहब, क्या ये सियासत में इन्वॉल्वमेंट थी कि इमदादी कार्रवाइयाँ भी बहुत ज़्यादा ताख़ीर से शुरू हुई? नज़र तो सबको आ रहा था कितना नुकसान हो रहा है, फिर इमदादी कार्रवाइयाँ जब एक हंगामा शुरू हो गया, लाशें तैरती हुई नजर आने लगी, तब शहबाज शरीफ साहब निकले। वो तो उनके लिए, उनके पास इकानमी के लिए भी कोई वक्त नहीं था और सैलाब ज़दगान के लिए भी नहीं था। हालांकि वो अच्छा, फिर अदारों को देख लें, वो डिजास्टर मैनेजमेंट का जो मरकजी अदारा है, जो सूबाई अदारे, वो कहाँ है? वो तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे। इसका मतलब है कि उन अदारों की तश्कील नाकस थी। उनके लिए जो अब लोग जमा किए गए, उनमें जो भर्ती किए गए, बड़े बड़े मनासिब पे जो लोग बैठे थे, वो इसके लिए मौजूद ही नहीं थे। वो कम अज़ कम ये तो कर सकते थे, वसाइल तो उनके पास नहीं होते, वो तो हुकूमतों के पास होते हैं, उनके पास तो बहुत महदूद वसाइल होते हैं। वो ये तो कर सकते थे कि चीखो पुकार करते बर वक्त, उन्होंने तो ये भी नहीं किया। भाई ऐलानात करते कि फलां 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 इलाके में, ये तो कोई काम नहीं है, तो आप टेलीविजन से कर सकते हैं, रेडियो से कर सकते हैं, रेडियो उस इलाके में तकसीम कर सकते थे। सही सही। वहाँ जो देरपा मंसूबे हैं उसमें तो एक ये है कि मकानात जो आबादियाँ हैं, कच्चे तो मकानात हैं, उनको मुंतकिल करना ऐसा बहुत मुश्किल नहीं है। आप 1 अरब रुपये 14 अगस्त के जश्न के लिए रख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए उन्हें। वो आप कच्चे कमरे उन्होंने बनाने, कम से कम हर ख़ानदान एक कमरा ऊंची जगह पे बना ले। फ़र्ज़ कीजिए उनकी वहाँ को मजबूरी है, खेत हैं, वैसे तो खेत उस इलाके में कम है, तो वो अपना वहाँ तो ज़्यादातर मर्द जो हैं वो कराची में और सिंध के दूसरे शहरों में, और कुछ थोड़े बहुत पंजाब में भी, पख्तूनख्वा में भी जॉब्स करते हैं, कुछ बलूचिस्तान में भी, दूर दराज इलाकों में उसकी वसअत बहुत ज़्यादा है। तो ये तो बहुत कुछ किया जा सकता था, लेकिन ये सैलाब खत्म हो जाएगा, मीडिया भी भूल जाएगा, हुकूमतें भी भूल जाएंगी। चलिए, बहुत शुक्रिया। लॉन्ग टर्म प्लानिंग तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अरुण सिंह वालों को शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।